हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 11 का पद्य भाग, जिसमें हम पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत। और आज हम पढ़ेंगे उनकी कविता वे आँखें। मित्रों, इस कविता में किसान के दर्द, किसान की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत कविता में इस प्रगतिशील दौर में जहाँ पर यह वादा किया जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, उस विकास की अवधारणा पर उस विकास के विरोधाभास पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से किसान मित्रों शोषण का शिकार रहा है। आज भी बहुत दुखद स्थिति है। जो किसान पूरे देश का पालन पोषण करता है, पूरे विश्व का पालन पोषण करता है, उसी किसान की दुर्दशा है। आज भी हमारे शासन या प्रशासन के द्वारा किसान को केंद्र में रखकर कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से इस विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो मित्रों, हम पढ़ते हैं कविता। ये भूमिका मैंने आपको बताई, प्रस्तावना, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कवि बड़ा दुखी है किसान की दुर्दशा को देखकर, उस बड़ा आहत है और वो अपने शब्दों में क्या कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भय दूर तक उनमें भरा, दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि किसान की आंखों में जब देखता है तो उसको उस आँखों को कवि ने तुलना दी है कि गुफा के समान आँखों में दूर दूर तक जो है अंधकार ही भरा हुआ है। उन आँखों को देखने से भी मेरे मन को डर लगता है। अर्थात कवि कह रहा है कि किसान की आंखों में जितना दूर तक झांका जाए केवल दुखों के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता है। कवि को उस किसान की आंखों में दूर दूर तक दारुण यानी भयंकर दैन्य दुख का जो है नीरव रोदन, नीरव मतलब होता है मौन, मौन रुदन उसकी आंखों में छुपा हुआ है। भावार्थ यह है कि किसान अपनी वेदना को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता, अपने ही मन में घुट घुट कर जीता है, आंसू पीकर उसका जीवन जीता है। और इस पीड़ा को केवल कवि देख पाया है। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि को उसकी आंखों में दूर दूर तक जो है दुख, पीड़ा और दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि उस दुख की स्थिति क्या होगी कि कवि किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है कि दूर तक देखने पर या उसकी आंखों में देखने में मेरे मन को भी डर लगता है। जिस प्रकार से किसी अंधियारी गुफा में हम ज़्यादा समय तक नहीं झांक सकते या नहीं ठहर सकते क्योंकि उसमें एक भय की स्थिति महसूस होती है, उसी प्रकार से कवि को भी उस आँखों को देखने से डर लगता है। इस बात को कहने का उद्देश्य यही है कि किसान जो है बहुत दुखी है, अत्यंत पीड़ा से और कष्टों से युक्त वो जीवन जीता है। अब देखते हैं अगली कड़ी में कवि क्या कह रहा है। मित्रों, तो आप इसकी व्याख्या आराम से लिख सकते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदिश वह किसका। कवि ने इस किसान को स्वाधीन कहा है। इस बात का किसान को अभिमान है कि मैं स्वाधीन भारत में जीवन जी रहा हूँ, किंतु इसी अभिमान पर आज हम अभिमान नहीं कर सकते। संसार ने उसे उपेक्षित कर दिया है। जिस प्रकार से नदी के किनारे मझधार से कोई वास्ता नहीं रखते, उसी प्रकार संसार के लोगों ने भी किसान को मझधार में छोड़ दिया है। मझधार का तात्पर्य कि वो इस दुष्चक्र में है, इस प्रकार की स्थिति में है कि वो किसी से कुछ नहीं कह सकता। वो कष्ट मुसीबतों का सामना कर रहा है, लेकिन उसके हितार्थ कोई प्रयास नहीं कर रहा है। संसार ने उस किसान को उपेक्षित कर दिया है। सब अपने अपनी दौड़ में, अपने स्वार्थ की दौड़ में लगे हुए हैं, सब अपनी उन्नति और अपने विकास में लगे हुए हैं, किंतु जिसकी वजह से आज हम विकास कर पा रहे हैं, उस किसान को जो कच्चा माल उपलब्ध करके सबको प्रदान करता है, उस किसान के विषय में सोचने वाला कोई नहीं है। चाहे हमारे शासन प्रशासन हो, चाहे उच्च वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, सब अपने ही जीवन को जीने में व्यस्त हैं। यानी किसान को लगभग सभी ने जो है उपेक्षित कर दिया है। आगे देखिए, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। तो मित्रों, दृग शब्द का अर्थ होता है आँखें और बेदखल का मतलब होता है उसे छीन लेना। तो ध्यान देना, जिन
खेतों को महाजनों ने उसके ब्याज को चुकता करने के लिए जो खेत छीन लिए हैं, वो खेत उसकी आंखों में आज भी लहराते हैं। किसान अपने खेतों से बढ़कर और किसी को नहीं चाहता, इतना अधिक प्रेम वो किसी से नहीं करता। किसान के जीवन में या तो पशु प्रिय होते हैं उसको, या अपना परिवार, या फिर खेत। अब जब वही छीन लिया जाए मित्रों, तो फिर उससे अधिक दुर्दशा क्या होगी। उसकी सारी खुशियाँ जो है बिखर जाती है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, केवल आंसू पीकर जीवन जीने की स्थिति में होता है। तो आज भी जिन खेतों को से छीन लिया गया है, हड़प लिया गया या हत्या लिया गया है, वे खेत उसकी आंखों में लहराते हैं। अरे जिस खेत की फसल के तिनके तिनके में उसके जीवन की हरियाली मतलब उसकी जीवन की खुशी उस फसल के तिनके तिनके में हंसती थी, यानी उसको उस फसल के तिनके तिनके में खुशी मिलती थी, देखकर वो प्रसन्नता का अनुभव करता था। वे खेत उससे हथिया लिए गए हैं। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुमों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो मित्रों यहाँ पर एक शब्द आया है कारकुमे मतलब होते हैं जो महाजनों के जो कारिंदे होते हैं, जो उनके एक तरीके से लठधारी जो उनके जवान होते हैं, जिनको भेज कर ज़बरदस्ती पैसे मंगवाते हैं या हड़पते हैं, उनको जो है उन कारिंदों को यहाँ पर कारकुमे कहा गया है। तो मित्रों एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि मानो उस महाजन ने अपने ब्याज को चुकता करने के लिए उसके बेटे को पिटवा कर खेत में ही मरवा दिया हो। तो जो आँखों का तारा यहाँ पर मुहावरा है, किसान के बेटे के लिए शब्द आया है, जो बहुत ही प्यारा होता है। किसान को अपने पुत्र सभी को प्रिय होते हैं मित्रों। तो किसान का जो बेटा था वो महाजनों के द्वारा भेजे गए कारिंदों के द्वारा पीट कर खेत में ही मरवा दिया गया। उसका वो प्रिय पुत्र उसकी बार बार आंखों में घूमता, यानी रह कर उसकी यादें सताती है और उसके दुख को और बढ़ा देती है। जो भरी जवानी में अपने खेत पर काम करता हुआ ही मारा जाता है। मित्रों रूह कांप जाती है इस प्रगतिशील समाज में किसान की दुर्दशा पर। ये कविताएं कहीं न कहीं सरकार का ध्यान या शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए या किसान की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए लिखी गई है। आगे देखते हैं किसान की स्थिति कैसी हो जाती मित्रों। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की न कौड़ी छोड़ी, रह कर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। कुर्क का मतलब यहाँ पर नीलामी से है और बरघ शब्द का अर्थ मित्रों यहाँ बैल है। ठीक है, तो ब्याज को चुकने के लिए महाजन उसके घर, उसके ज़मीन जायदाद या जो भी कुछ भी संपत्ति उसके पास होती है थोड़ी बहुत, वह भी बिक जाती है। यानी अपनी ब्याज को चुकता करते करते किसान अनपढ़ होते हैं और महाजन जो है उन्हें कभी भी ऋण से मुक्त नहीं होने देते या ऋण नहीं होने देते। वो ब्याज पर ब्याज बढ़ाकर उसको कर्जदार बना देते हैं और उसको कभी भी नहीं उभरने देते। तो उस पीड़ा को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि वह उसके जो बैल हैं जिनसे वो खेती करता है, वो बैल भी जो है नीलाम कर दिए जाते हैं। तब किसान बिल्कुल पूर्णतया लाचार की स्थिति में हो जाता है। किसी काम जब उसका खेत उससे छुड़ा लिया गया, पुत्र मारा गया, बैल नीलाम हो गए, तब इससे और दुर्दशा और क्या होगी मित्रों। यहाँ तक कि पढ़ाते पढ़ाते भी हमारा मन भर जाता है, आँखों में आंसू आने की जैसी स्थिति हो जाती है। आगे देखते हैं, उसी उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी यहाँ पर शब्द आया उसकी गाय के लिए। गाय देखो, पशु प्रेम के भूखे होते हैं। यदि किसान पशुओं से प्रेम करता है तो पशु भी उनसे उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। उजरी शब्द यहाँ उसकी गाय के लिए आया है। उसकी गाय उसके अलावा और किसी को भी दूध नहीं दूहने देती है। वो सब जैसे मानो उसके हाथों से सहसंबंध से बन गए हों। तो उजरी का दूध केवल वो किसान या किसान के परिवार का कोई सदस्य ही निकाल सकता है। वह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी जब किसान वह गाय भी बेच दी जाती है और वह गाय भी उसकी आंखों में बार बार आती है। ये सारी जो सुख की खेती शब्द इसमें आया है, उसका भरा पूरा परिवार उजड़ गया होता है मित्रों, उजड़ जाता है।
जब खेत छुड़ा लिया गया, बेटा मारा गया, और आगे देखना कितनी दुर्दशा है। इन सबको जो है कवि ने सुख की खेती कहा है, और ये सुख की खेती उसी के सामने जो है उजड़ जाती है। किसान इतना अभावग्रस्त, दीनहीन हो जाता है, असहाय की स्थिति में हो जाता है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। मित्रों, जब उसकी पत्नी बीमार पड़ती है तो वो उसकी चिकित्सा भी नहीं करवा पाता, उसका इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि इतना पैसा भी उसके पास नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। यानी बिना दवा के या उसके इलाज के उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार जाती है। और जब उसकी छोटी सी बेटी दुधमुही, जिसका अभी दूध मुंह लगा हुआ है, अभी दूध पीना भी जिसने नहीं छोड़ा है, वो बिटिया भी बिना देख रेख के, बिना संरक्षण के, उसकी बिटिया भी 2 दिन बाद चल बसती है। तो पत्नी मारी जाती है और बिना देख रेख के कारण उसकी सुरक्षा कौन करे, उसका पालन पोषण कौन करे। उस पालन पोषण के अभाव में उस छोटी सी बच्ची भी जो है चल बसती है। आगे देखते हैं मित्रों, घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू मतलब होता है पुत्र वधू या बेटे की बहू, बेटे की पत्नी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री की क्या दुर्दशा रही है और स्त्री के प्रति क्या सोच रही है, ये भी इसमें कहीं न कहीं कहा गया है। घर में विधवा रही पतोहू, जब बेटे के मर जाने के बाद पतोहू यानी पुत्रवधू विधवा हो जाती है, जहाँ तो उसको घर में आते समय घर की लक्ष्मी कहा गया था, अब उसको जो है पति घातिन, पति हत्यारिन कहकर उसको कटाक्ष किए जाते हैं। तब वह क्या करती है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल ने उसको तत्कालीन भारतीय समाज में जो है इस प्रकार की कारनामे होते थे। स्त्रियों के प्रति जो सोच थी मित्रों, स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता था, स्त्री को अपनी उंगलियों की कठपुतली समझा जाता था। कोतवाल ने जो उसको पकड़कर मंगवाया तो वो जो है इस लांछन से या अपने अपमान से बचने के लिए जो है कुएं में कूदकर मर जाती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वो अपना आत्मदाह कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अब देखिए मित्रों, पुत्र वधू भी जो है संसार से चल बसती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि जोरू यानी जो है स्त्री तो है, पैर की जूती समझी जाती थी। एक यदि चल भी गई, यदि वो कुएं में कूदकर मर भी गई तो दूसरी आ जाती, लेकिन जैसे अपने जवान बेटे की याद आती है, सुध कर मतलब याद करके, सांप लौटते फटती छाती, यानी जो है छाती फटने लगती है और अपने यानी असहाय पीड़ा होती है, असहाय दुख होता है। उस दुख को सहन करना इतना आसान नहीं होता। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश गढ़ जाती। पिछला सुख किसे कहा गया है? एक समय था जब किसान का भरा पूरा परिवार था, उसके पास गायें थी, बैल थे, बेटा था, पुत्रवधू थी, सब कुछ था, लेकिन ये सारी सुख की खेती उजड़ गई। लेकिन जब अपनी पिछली विगत जीवन की स्मृति यानी यादों को आंखों में लाता है तो आंखें क्षण भर के लिए चमक उठती है, क्षण भर के लिए प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन तुरंत शून्य में वह गढ़ चितवन मतलब दृष्टि, जब वो अपने जीवन के शून्यपन को देखता है, शून्य मतलब खालीपन, अपने जीवन के जिस शून्यपन को देखता है, अपने परिजनों का बिछो जब उसको याद आता है, तब वो जो चितवन यानी वो जो दृष्टि थी वो तीखी नोक के समान गड़ जाती है, यानी वो जो है बड़ी चुभन और पीड़ा देती है। जैसे उसे ये एहसास होता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा परिवार उजड़ गया है, मेरा खेत मुझसे छिन गया है, तब वो सारी यादें जो है उसके हृदय में चुभ जाती है, अर्थात असहाय पीड़ा और कष्ट की अनुभूति होने लगती है। तो यह है मित्रों, वैसे इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा है और इसमें प्रसाद गुण है और करुण रस है। जब हम इसके कला पक्ष की बात कर रहे हैं, प्रसाद गुण है, करुण रस है और भावोत्पादक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली अपने भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सटीक और सक्षम है। सरल, सुबोध एवं प्रभावी भाषा का प्रयोग कवि ने इसमें किया है।
ये मित्रों एक नया प्रयोग था। आपको इस प्रकार पढ़कर कैसा लगा ये बताएं मुझे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।